नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 12 राजनीति शास्त्र में जो दूसरी किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके अध्याय नंबर 1 राष्ट्र निर्माण में चुनौतियों के विषय में चर्चा की जाएगी। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी किताबों के आधार पर प्रतिदिन किसी न किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है। साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपके क्लास से संबंधित या आपकी तैयारी करने से संबंधित अनेक यहाँ पर टॉपिक या भाग या पाठ यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि विषय सूची क्या है। जो कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान की किताब है, जिस किताब का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है उसका अध्याय नंबर 1 है राष्ट्र निर्माण में चुनौती। अध्याय नंबर 2 में हम पढ़ेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। अध्याय नंबर 3 में हम पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीति। अध्याय नंबर 4 में हम पढ़ेंगे भारत के विदेश संबंध। अध्याय नंबर 5 में हम देखेंगे कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। अध्याय नंबर 6 में देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अध्याय नंबर 7 में हम अध्ययन करेंगे जन आंदोलनों का उदय कैसे हुआ था। और अध्याय नंबर 8 में हम देखेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अध्याय नंबर 9 में हम देखेंगे भारतीय राजनीति नए बदलाव। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं आज के पहले अध्याय में। पहले अध्याय का नाम जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। पाठ थोड़ा लंबा हो सकता है निश्चित तौर पर। जिस समय भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना, उस समय आप देखें आज़ाद हिंदुस्तान को शुरुआती कुछ सालों में चुनौतियों से भरे थे। आज़ाद हिंदुस्तान के कुछ साल क्या थे, चुनौतियों से भरे हुए थे। बड़ी चुनौती थी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की थी। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा गया। आज़ादी मिली, लेकिन देश का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आँच आने लगी। देशी रियासतों भारत संघ में शामिल करने का मामला तुरंत हल करना जरूरी था। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषा क्या थी, अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। अगले 2 अध्यायों में हम दूसरी चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ा। देख रहे हैं कि कलकत्ता में 1947 में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए शहर में गश्त कर रहे हैं। और शहर में गश्त कर रहे हैं। ट्रकों पर चढ़े इन लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयां कर रही है। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो कई जगह खुशियां थी और कई जगह दुख इस बात का था कि 2 राष्ट्र बन गए। जहां पर एक राष्ट्र था भारत, वहां से पाकिस्तान का जन्म हो गया। और साथ ही साथ जो विभिन्न क्षेत्र थे वहां पर दंगे हुए थे, और जिससे कि देश के अधिकांश जनता में इसका प्रभाव था और लोग दुखी थे कि किस प्रकार से ये दंगे समाप्त होंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखें कि क्या है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अध्याय थोड़ा लंबा है, इसे हम 2 या 3 भागों में बांटकर
कम से कम चर्चा करेंगे, 3 भागों में बांटकर चर्चा करेंगे। आइए देखें नई राष्ट्र की चुनौतियां। सन 1947 को जब 14-15 अगस्त की मध्य रात को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेनेस्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 14 की रात या नहीं 15 के सुबह में जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया उसे किस नाम से जाना जाता है? भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट या अंग्रेजी में कहें तो ट्रिस्ट विथ डेनेस्टी के नाम से इसे जाने जाने लगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास के पाठ्यपुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई कई आवाज़ें बुलंद हुई थी। बहरहाल 2 बातें सबकी सहमति पर थी। पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और दूसरा यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय की 2 प्रमुख बातें कौन सी थी? जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय की 2 प्रमुख बातें यह थी कि जो देश चलेगा वह सबके भलाई के लिए काम करेगा और लोकतांत्रिक सरकार के जरिए देश को चलाया जाएगा। और नंबर 2 चीज़, काम जो भी किया जाएगा संपूर्ण भारतीय जनता के भलाई के लिए किया जाएगा। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिस हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा हो गया था। सन 1947 साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल रहा। यहाँ पर अनेक लोगों को हिंसा में मारा गया, अनेक दंगे हुए और अनेक लोगों ने विस्थापन किया और एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त भी कई लोग इस समय मारे गए। आज़ाद हिंदुस्तान की इसी परिस्थितियों ने अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। उस समय के जो भी राजनेता थे उन्होंने उस समय कार्य किया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आप देख पा रहे होंगे कि 15 अगस्त 1947 लाल किले की प्राचीर से भाषण देते प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के लाल किले से यह भाषण दे रहे हैं। अक्सर दिल्ली का लाल किला ही जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो उस समय की ये प्रमुख रिपोर्टें अंग्रेजी के अखबारों में छपी हुई थी। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन होगा और गम का दिन भी होगा। निश्चित तौर पर जो भारत एक विशाल देश था उसका बंटवारा यहाँ पर हो गया था और जो आज़ादी का जश्न था वह कुछ न कुछ यहाँ पर कम हो गया था। महात्मा गांधी 14 अगस्त 1947 को कलकत्ता में यह कह रहे थे। आइए देखें कि आगे कि वह 3 समस्याएं क्या क्या थी, 3 चुनौतियां क्या क्या थी जब भारत स्वतंत्र हुआ। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी कि जिससे भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। सबसे पहली चुनौती यह थी कि जो भारत विभिन्न जातियों, धर्मों एवं मजहबों का देश है, इसे एकता के सूत्र में बांधना था।
भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक राष्ट्र रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाएगा। दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम करने की थी। लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए? आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया था। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र का कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भरी काफ़ी नहीं होता। चुनौतियाँ यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी चुनौती थी कि ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ तबकों का। तीसरी समस्या थी कि देश के अधिकांश लोगों का भला हो, ऐसा विकास किया जाए। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबके तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी हासिल कर दिया था जिन्होंने राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। उसके बाद देखें आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया। संविधान में क्या तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली। इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को हम खंगालेंगे और खंगालने की कोशिश करेंगे। और इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर में भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के उत्तर तलाश पाने में काबिल हो सकेंगे। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उसकी आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती का ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख था। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत में राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह से साझे इतिहास और साझी नियति के कलंक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र को कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक जो बालिका है वह कह रही है, मेरे मन में हमेशा यह इच्छा रहती है कि मेरे मन में यह इच्छा रहती है कि एक टाइम मशीन में मिल जाए तो थोड़ा पीछे लौटूं और 15 अगस्त 1947 के जश्न से शिरकत करूं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग ही नज़र आ रहा है।
उसके बाद आगे देखें हम किस तरीके से यहाँ पर भारत बनने के बाद कार्य हुआ, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ प्रदर्शित जो 3 डाक टिकटों को प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1945 को 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र से आपको नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप 1950 के इन डाक टिकटों का डिज़ाइन तैयार करने के लिए आपको अगर ये इनका डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा जाता तो आप इन टिकटों को किस तरीके से चित्र उकेरते, इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये क्या दर्शा रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर विभिन्न लोगों ने यहाँ पर अपना बात रखी थी। आइए देखें, यहाँ पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से आज़ादी के दीवानों ने यहाँ पर काम किया था। भारत के विभाजन और पुनर्वास के विषय में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर विभिन्न जो लोगों ने अपनी बात रखी थी उसके विषय में चर्चा करेंगे कि इन चित्रों में क्या उकेरा गया है। आप देख सकते हैं उस समय के ये अखबार आप लोगों के सामने है। सुबह आज़ादी फौज अहमद फौज ने लिखा है ये एक गीत, ए दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी ना कहीं, फलक फलक के दस्त के तारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगी सौए सुस्त मौज हासिल, मौज का साहिल कहीं तो जाके रुकेगी सफीने गम के दिल। इस तरीके से लोगों ने उस समय लिखा था। अगर यहाँ पर देखें तो आप फैज़ अहमद 1911 में जन्म हुआ था, 1984 तक ये रहे थे। इनकी मृत्यु 1984 में हुई थी। सियालकोट में जन्म हुआ था। विभाजन के बाद पाकिस्तान में रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। लंबे समय तक कारावास में इन्होंने अपना जीवन गुजारा। नक्शे फरियादी, दस्त सभा तथा जिंदानामा उनके प्रमुख कुछ कविताएं संग्रह हैं। 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में फैज़ बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। उसके बाद देखें जो पाकिस्तान का जनक जिसको कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों की तरह तरह के लोग शामिल हैं। और अगर मैं मुसलमान, पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैश्य, खत्री और बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने के लिए या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था। यहाँ से यह उद्धृत किया गया है। आगे हम देखें जो भी यह चर्चा है हमारी कक्षा 12 एनसीईआरटी किताब के आधार पर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और प्रसिद्ध कवित्री हैं यहाँ पर अमृता प्रीतम। 1919 में इनका जन्म हुआ था। 2005 तक ये रही। पंजाबी भाषा की एक कवित्री रही हैं। कथा सागर साहित्यिक उपाधियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। विभाजन के बाद दिल्ली में निवास किया। जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका नागमणि इन्होंने संपादित की। वारिस शाह से
आज वारिस शाह से कहती है अपनी कब्र से मैं से बोलो, और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तां लिखी। आज लाखों बेटियां हो रही हैं वारिस शाह तुमसे कह रही हैं, ए दर्द मंदो ए दोस्त पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। मतलब जो भी वहाँ का क्षेत्र है वह किससे अटा पड़ा है और किससे भरा पड़ा है, लाशों से भरा पड़ा है। और जो चेनाब नदी वहाँ से बहती है उसमें खून ही खून है। किसी ने पांचों दरियाओं में जहर मिला दिया है, यह पानी धरती को सींचने लगा है। इस झरखेज धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची और कहर कहाँ आ पहुँचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी। उसने हर बांस की बांसुरी और जैसे एक नाक बना दी। उसके बाद हम भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे इनका एक भाषण से कुछ शब्द यहाँ पर लिए गए हैं। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे, वहाँ के गैर मुसलमानों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो यह एक नासुर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह कर देगा। जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था 15 अक्टूबर 1947 में। उसकी यह बात है। आप देख पा रहे हैं कि भारत के जो प्रारंभिक दौर था, भारत के आज़ादी के बाद उसके सामने क्या समस्याएं थी, आप लोगों ने यहाँ पर मुख्य तौर पर देखा कि नंबर एक तो यहाँ जो दोनों देशों का बंटवारा हो गया था, दोनों देशों में जो अल्पसंख्यक रह गए थे उनके विषय में एक प्रमुख समस्या थी। नंबर दूसरी चीज़ की यहाँ की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि जिससे राष्ट्र तेज़ी से अग्रसर हो सके। उसके साथ साथ आप लोगों ने विभिन्न लोगों की बातें देखी कि किस तरीके से वह एक देश को फिर से, एक महान देश को फिर से महानता की ओर ले जा रहे थे, लेकिन विभाजन निश्चित तौर पर एक दुखद परिणाम इन सब के सामने था। ये देखें कि 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। 14 और 15 अगस्त की रात एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र बने। इसका कारण हुआ कि ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा होगा जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चा पर बदलाव आए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कई बातों का जोर रहा। नतीजा यह निकला कि पाकिस्तान की मांग मान ली गई है। अधिकांश नेता उस समय भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी हुई कि अनेक दंगे ऐसे हुए कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व कहने का मतलब आप ये बिल्कुल नहीं समझे कि आज की कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस कहने का मतलब है कि जो देश के सर्व
जन की एक पार्टी थी जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उससे अभिप्राय है। और आज और तब के कांग्रेस में थोड़ा अंतर बहुत था, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो अंग्रेज़ों के समक्ष अपनी बात रखती थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने भी अपना दावा पेश किया और उन्होंने पाकिस्तान को अपना एक अलग राष्ट्र बना लिया। विभाजन की प्रक्रिया फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे भारत और पाकिस्तान के नाम से दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा हैं तो पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष क्या कहलाएंगे, भारत का भाग कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो ब्रिटिश इंडिया में कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे इलाकों में जहां मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी, एक इलाका पश्चिम था तो दूसरा इसका पूर्व था। ऐसे कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान दो इलाकों में शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। और दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमांत के निर्विवाद नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जिनको जाना जाता था, ये भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन दो भागों में हो। उनकी प्रसिद्ध सीमांत गांधी के रूप में और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। प्रश्न पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो भारत रत्न है किस विदेशी को सर्वप्रथम दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो भारत रत्न है वह दिया गया जो विदेशी व्यक्ति थे, क्योंकि यह स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए थे। स्वयं से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुल संख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा, जिससे इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के का आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत या पाकिस्तान में कहाँ जाएंगे। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी क्या थी, त्रासदी थी। आइए यहाँ पर देखें कि अच्छा तो मुझे अब पता चला कि पहले जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था आज का बांग्लादेश है, तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है कि कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आप लोगों ने भारत के मानचित्र में देखा होगा कि इस इलाके में जो है बंगाल है, भारत क्या है, भारत के पूर्व में बंगाल है। अगर आप देखेंगे भारत के मानचित्र में तो भारत के पूर्वी भाग में बंगाल है, जबकि इसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। पश्चिम बंगाल इसलिए कहा जाता है कि जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल था वह आगे बांग्लादेश तक फैला हुआ था। अगर बांग्लादेश को पूरा बंगाल उस समय कहा जाता था और बांग्लादेश के पश्चिम वाला हिस्सा भारत के क्षेत्र में आया, जबकि बाकी हिस्सा उस समय के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आया। इसीलिए जो भारत का क्षेत्र है भी
भी उसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है, क्योंकि वो उस समय के बंगाल के पश्चिम में था। इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अनेक और चुनौतियां आई। इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी समस्या की विभाजन की सबसे अभूत घटनाएं अल्पसंख्यकों की सीमा थी, अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ क्या थे? अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों क्या थे? मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह के सांसत में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए हैं। अब देखिए, जो लोग मुस्लिम थे वह भारत में थे और जो लोग हिंदू थे पाकिस्तान में रह गए थे। तो इन लोगों के लिए एक ऐसी बात हो रही थी कि वह अपने ही देश में क्या होने लग गए थे? बाहरी होने लग गए थे, विदेशी होने लग गए थे। जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी जमीन पर वो विदेशी बन गए थे। जैसे कि यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमले होने लग गए। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या जो है विकट रूप धारण कर लेगी। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं और जल्दी ही इस पर काबू कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा क्या हो गई? नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें, और कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहल्लत के भीतर ही करना पड़ा। विभाजन के परिणाम क्या हुए कि सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हो गई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय दूसरे समुदायों पर क्या कर रही थी? हमला कर रही थी। जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा थी वह अपने से कम संख्या वाले लोगों को क्या कर रहे थे? वहाँ से भगा रहे थे, वहाँ पर मार रहे थे। शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन है। किस तरीके से लोग अपने घरों को छोड़कर बेबस थे भागने के लिए। आप यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ट्रेन की छत में भी लोगों को जगह बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ट्रेन की छत में भी लोग खड़े होकर अपने ही घरों से भागे जा रहे थे। एक समुदाय के लोग क्या कर रहे थे? दूसरे समुदायों के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर और अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े बन गए, और जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू और सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। मतलब एक दूसरे के इलाकों में जाना ही क्या हो गया उस समय कि बंद कर दिया। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वह सीमा के तरफ से दूसरी तरफ गए, और इसी क्रम में लोगों की बड़ी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा, और दोनों तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए। अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था वही की पुलिस पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रही थी, अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। लोगों को सीमा से दूसरी तरफ जाना पड़ा, और ऐसे में उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों और हजारों की तादाद में औरतों और अगवा कर दोनों तरफ की हजारों औरतों को क्या कर लिया गया? अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी, और अगवा करने वाले
का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार न कर पाए वह किसी तरह सफल रहे। उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था कि महीनों और कभी कभी सालों तक शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके की कठिनाई उस समय आई, किस तरीके का माहौल उस समय यहाँ पर हो गया था। आप इन बातों से ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि और फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया है। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विविधता का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो विभक्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए थे। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। मतलब इन सब के लिए क्या था कि बंटवारा, मानो कि उनका दिल ही टूट गया हो, उनके दिल के ही दो टुकड़े हो भी क्यों नहीं। बहुत सारे लोगों को अपनी बहू बेटियां जहां पर मारनी पड़ी हो, बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप जहां पर खोने पड़े हो, बहुत सारे लोगों को अपने दादा पुरखों की जमीन को छोड़कर जान जोखिम में डालकर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा हो, तो निश्चित तौर पर विभाजन उस समय क्या था, सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय अब तक पड़ोसी की भांति रहते आ रहे थे। हिंसक अलगाव का क्या हो गए, शिकार हो गए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहने आए समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह क्या था, विभाजन था। अनुमान किया जाता था कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। मतलब उधर से इधर भी आए लोग और इधर से उधर भी आए। लगभग 80 लाख लोग इससे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। विभाजन की हिंसा से तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। आप समझ सकते हैं कि लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। कितनी मुसीबत उस समय देश में आई होगी। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के कई नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लोग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। किसी तरह कुछ और संगठन थे जो भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को क्या करना चाहते थे, समान दर्जा देने चाहते थे। वे भारत को किसी एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्मावलंबियों को क्या करना पड़े,
धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले उन्हें क्या समझा जाए, बाकियों को हीन समझा जाए। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म के को माने, उनका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण क्या थे? धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारत के संविधान में भी दिखाई देती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कल भाग में जो रजवाड़ों के विलय से आगे। दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। इसके साथ हमने पीछे के कुछ और चीज़ें देखनी है, हम उस पर कल जल्दी से चर्चा करेंगे और आगे की चर्चा को अगले भाग में यहाँ पर समेटने की कोशिश करेंगे। साथ में अभ्यास प्रश्नों पर जल्द चर्चा की जाएगी। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें हमारे साथ जुड़कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक मित्रों को भी अपने साथ इस चैनल के साथ जोड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।